नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अध्ययन अध्यापन के सोशल मीडिया की इस कड़ी में आज हम केशवदास की रचना रामचंद्रिका के आगामी अंश अंगद रावण संवाद के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर रमेश पुरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवाद योजना के बारे में कि संवाद क्या चीज़ है, संवाद क्यों आवश्यक है, संवाद कैसे किया जाता है। जहाँ तक बात केशवदास की रचना रामचंद्रिका की करें तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है, अर्थात उनका काव्य दुरह है, क्लिष्ट है। लेकिन उसके काव्य में एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है संवाद योजना, जिसमें केशव को बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली है संवादों के योजना के में। अब बात करते हैं संवाद क्या चीज़ है। इससे हमारा एक क्वेश्चन भी आता है कि केशव की संवाद योजना की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो हम इसकी व्याख्या करने से पहले संवाद क्या है, संवाद कैसे किया जाता है, संवाद की मौलिक प्रवृत्ति क्या है, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले संवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ ये सम और वाद से बना है। सम का अर्थ होता है उचित और वाद का अर्थ होता है वार्तालाप या बोलना या बातचीत। तो इन दो अर्थों के आधार पर इसका मौलिक अर्थ हुआ कि दो पात्रों के बीच उचित बातचीत होना ही संवाद है। केशव ने संवाद योजना में केशव की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि जो भी संवाद थे वो पात्रानुकूल, अर्थात पात्रों की मनोभावनाओं के अनुकूल उन्होंने संवादों को रचा था। रावण अगर अपनी बात कह रहा है तो रावण के बातों में घमंड, क्रूरता दिखाई दे रही थी। अंगद अपनी बात कह रहा है तो अंगद की बातों में, संवाद में दैन्यता, विनम्रता, सौहार्दता, सामंजस्यता, सहिष्णुता इत्यादि मनोभाव दिखाई दे रहे थे। तो ये पात्रों के अनुकूल मनोभाव की अभिव्यंजना केशव ने की है। अगला आता है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ होता है बात में से बात निकालकर तुरंत अकाट्य उत्तर देना, अर्थात अगर अपने से कोई बात कहता है तो तुरंत ही हम उस बात का उत्तर अपने बुद्धि विवेक के अनुसार देते हैं। तो इसमें देखा गया है कि रावण जब कोई बात कहता है तो अंगद तुरंत ही उसका उत्तर बहुत ही सहर्ष ढंग से उसमें देता है। तीसरी इसकी विशेषता थी संवाद योजनाओं की व्यंग्य और वैचित्र्यता। इसमें अंगद व्यंग्य के स्वरूप में भी रावण को नीचा दिखाने के लिए, रावण की शक्ति को कम आंकने के लिए, राम की शक्ति को अधिक अंकाने के लिए व्यंग्य भी करता है तथा अपनी बात को अलग अलग तरीके से विचित्रता के साथ कहता भी है। इसके साथ ही कूटनीतिक और राजनीतिक दाव पेच भी संवाद योजना का महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसमें साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखने का प्रयास अंगद ने किया है। साथ ही केशव की संवाद योजना में शिष्टाचार, मर्यादा भी देखने को मिलती हैं। इसके साथ एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इनकी जो भाषा थी वो व्यवहारिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग केशव ने अपनी संवाद योजना में किया है। तो मैं समझता हूँ आप इस चीज़ को पूरी तरह से समझे होंगे कि संवाद योजना क्या होती है, संवाद योजना कैसे की जाती है। अब हम इसी कड़ी में अपना पद्य देखते हैं। अंगद कूद गए जहाँ आसनगत लंकेश, मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। इसमें सर्वप्रथम प्रसंग आता है कि प्रस्तुत पद्य रीतिकाल के प्रवर्तक और आचार्य कवि केशवदास की राम भक्ति काव्य रचना रामचंद्रिका के नाटकीय संवाद
अंगद रावण संवाद से उद्धृत किया गया है। और बात संदर्भ की आती है तो केशवदास ने सीता हरण के बाद अपनी सभा में अभिमानी रावण की क्रूरतापूर्ण राजसभा का चित्र खींचा है, जहां देवी देवताओं का रावण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रतिहार जो वहां के उनके द्वारपाल हैं, रक्षक हैं, वो उनको डांट रहे हैं। उसी समय अंगद उनके दरबार में पहुंच जाता है और आपस में जो उनके वार्तालाप होते हैं उसका वर्णन उन्होंने अपने इन पद्यों में किया है। अब देखते हैं, अंगद कूद गए जहाँ आसनगत लंकेश। आसनगत का अर्थ है जिस आसन पर विराजमान। लंकेश लंका का ईश अर्थात रावण। कि अंगद छलांग लगाकर कूद करके वहाँ पहुँच गए जहाँ आसन के ऊपर रावण विराजमान था। मनु मधुकर कर हाट पर शोभित श्यामल वेश। रावण था वो श्याम वर्ण का था और वो अपने आसन पर इस प्रकार शोभित हो रहा था जैसे मानो श्याम वर्ण का भौरा मेन फूल की डाली पर शोभित हो रहा है। आगे हम देखते हैं प्रतिहार जो उनके रक्षक हैं वो किस प्रकार देवताओं से वार्तालाप कर रहे हैं। पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छांडी रे, कुबेर बेर के कहीं ना यक्ष भीर मंडी रे। दिनेश जाय दूर बैठी नारदादि संग ही, ना बोलू चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। यहाँ प्रतिहार कहते हैं, विरंची का अर्थ है ब्रह्मा। हे ब्रह्मा तुम चुप रहो, जीव शोर छंडी रे, तुम जीवों की बारे में सोचना बंद करो। तुम जितने भी जीव हैं, जीव जंतु हैं, मानववादी हैं, उनके शोरगुल, शोर मतलब शोरगुल को छोड़ करके मौन हो करके पढ़ो कि तुम वेद को केवल पढ़ो। इसके अलावा ज़्यादा इस दरबार में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो कुबेर को कहते हैं, कुबेर बेर के कहीं ना यक्ष भीर मंडिरे। वो कहते हैं कि हे कुबेर, ये कोई यक्ष वीर मतलब यक्ष यक्षिणियों, मंडिरे मतलब मंडी बेचने के लिए, कि ये कोई यक्ष यक्षियों को बेचान की मंडी नहीं है। बेर के कहीं, तुम यहाँ इसमें अपनी, बेर मतलब समय, मत गवाओ, अर्थात तुम यहाँ यक्ष यक्षियों के बारे में सोच करके अपना समय मत गवाओ। तुम केवल इतना ही काम करो कि जिससे कि रावण के दरबार में धन की वर्षा होती रहे। आगे वो सूर्य से कहते हैं, दिनेश जाय दूर बैठी नारद आदि संगी। कहे सूर्य तुम जाओ, दूर बैठ जाओ, जहाँ नारद इत्यादि लोग बैठे हुए हैं वहाँ चुपचाप जा करके बैठ जाओ। ना बोलू चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। अब चंद्रमा को दुत्कारते हुए प्रतिहार कह रहे हैं कि हे चंद्र, हे चंद्रमा, तू मत बोलो, तुम्हारी मंद बुद्धि है और ये कोई इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है। आगे बात आती है, अंगद इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। अंगद यो सुनी बानी चित्त महारस्य आनी, ठेली के लोग अने से जाय सभा महा बेसे। अंगद ने जब ये सुना, बानी मतलब वचन, रावण की सभा में प्रतिहारों के द्वारा देवताओं को डांटने फटकारने की जब वाणी सुनी, चित्त मतलब मन में, महारीस मतलब अत्यधिक क्रोध, आनी, तो अंगद के मन में अत्यधिक क्रोध आ गया। ठेली के लोग अनेस, ठेली के मतलब धकेल करके लोगों को इधर उधर, उन्होंने वहाँ बैठे लोगों को इधर उधर धकेला। जाय सभा महाबे से, और रावण की सभा में बीच में जाकर के बैठ गए। इसी के साथ हम अगला कड़ी लेते हैं। रावण का बातचीत आती है। रावण जैसे ही अंगद को अपनी सभा के बीच में आके देखता है तो रावण कहता है, कौन हो पटियो सो कौन, यहाँ तुम्हें कह काम है। कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। पटियो मतलब भेजना, यहाँ तुम्हें कह काम, कि तुम्हें यहाँ बताओ क्या काम है। अंगद पुनः उत्तर देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें दो व्यक्तियों के मध्य में वार्तालाप चल रहे हैं। जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। क्या मैं जाति का वानर हूँ
और लंक नायक, लंका का नायक का दूत हूँ। अब यहाँ लंक नायक किसे कहा गया है, ये गौर करने वाली बात है। लंका का नायक तो रावण था, लेकिन श्री राम ने जब विभीषण उनके शरण में आए तो उन्होंने उसको लंक नायक कह करके सुशोभित किया था। तो यहाँ अंगद परोक्ष रूप में अपने आप को विभीषण और विभीषण के आश्रयदाता राम का दूत बता रहे हैं। यहाँ इन्होंने लंक नायक शब्द का प्रयोग राम के लिए किया है। कौन है वो बांधिके हम देह पूछी सबे दही। अब रावण व्यंग्य में कहता है कि वो कौन था, हजार वो जो हनुमान पहले आया था वो वानर ही था। कौन है वो बांधिके हम, जिसे हमने बांध लिया, देह पूंछ सबे दही, जिसकी शरीर, देह मतलब शरीर, पूंछ सबे सभी, दही मतलब जला दी। अर्थात वो कौन था जिसे हमने बांध करके उसकी सारी देह और पूंछ को जला दिया था। आगे वापस अंगद कहते हैं, लंका जारी सहारी अच्छ गयो सो बात वर्था कही, कि हमें तो हनुमान जी ने अपने पड़ाव पर आकर के कहा कि लंका जाली के, मैंने तो वहाँ जाकर के पूरी लंका को जला दिया। सहारी अच्छ मतलब रावण के पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया, अर्थात उसको मार दिया। क्या वो बात उन्होंने हमें झूठी या वृथा ही कही थी। अब ये देखो यहाँ कितना व्यंग्य कहा था अंगद ने रावण के सामने। अब फिर रावण पुनः अंगद से वार्तालाप करते हुए कहता है, कौन के सुत, अर्थात तुम किसके पुत्र हो। जब अंगद पुनः कहता है बाली के, कि मैं बाली का पुत्र हूँ। वह कौन बाली ना जानिए। रावण पुनः कहता है कौन बाली है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। पुनः अंगद व्यंग्य में कहता है, कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नाहात बखानिए, कि वही बाली है जिसे तुम्हें, कांख मतलब अपनी काख में, चापी मतलब अपना हाथ और कांख के मध्य के हिस्से में तुम्हें दबा लिया, और जो सागर सात सात सागरों में तुम्हें नहाते हुए फिरा था और तुम उनके खाक से छूट नहीं पाए थे। मैं उसी वीर महाबली बाली का पुत्र हूँ। यही कहाँ वो वीर है। अब फिर व्यंग्य करता है रावण, क्योंकि उसको पता है कि बाली को राम ने मार दिया और ये राम का दूत बन करके यहाँ आया है। तो कहते हैं हे कहाँ वो वीर है, कि वो वीर कहाँ है। अंगद पुनः उत्तर देता है, देवलोक बताइए, कि वो हो देवलोक सिधार गए, देवलोक चले गए। फिर रावण पुनः कहता है, क्यों गयो रघुनाथ वान विमान बेटी सिधाइयो। पुनः अंगद कहते हैं कि मेरे वीर महाबली पिता श्री रघुनाथ श्री राम के प्राणघातक बाण रूपी विमान पर बैठ करके स्वर्ग को सिधार गए। तो ये था इसका महत्वपूर्ण व्याख्या। तो आगे मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको ध्यान से पुनः सुने और इसकी शब्दार्थ सहित व्याख्या करने की चेष्टा करें। साथ ही इसको अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। फिर हम अब इसका एक विशेष और आता है कि इसमें विशेष लिखना होता है। प्रसंग संदर्भ व्याख्या तक हो गई। विशेष इसकी भाषा कैसी थी, साहित्यिक ब्रज भाषा थी, संवाद योजना थी, अनुप्रास रूपक उपमा अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ था, नाटकीय शैली में विद्यमान थी, व्यंग्यात्मकता इसमें थी, इत्यादि विशेष आप ज़रूर लिखें। और इस संबंध में अगर कोई आपको समस्या है तो मुझे अवश्य अवगत करवाएं। धन्यवाद।